हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीड लेवल 2 के लिए साइंस के अंतर्गत दिए गए टॉपिक आप लोगों के दाब के बारे में हम बात कर रहे थे। दाब के बारे में मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में जानकारी दे दी थी कि दाब क्या होता है। तो किसी भी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसे ही आप दाब कहते हो। दाब का एसआई मात्रक क्या था? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप पास्कल भी कहते हैं। ये पास्कल कहाँ से आया था? तो पास्कल जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्रवों के अंतर्गत दाब के बारे में या द्रवों के विस्तृत अध्ययन जो करने वाले वैज्ञानिक का नाम मिलता है वो मिलता है ब्लेज पास्कल। उन्हीं के नाम पर, ये ब्लेज पास्कल के नाम पर ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा गया। इसका फॉर्मूला है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसलिए भी न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब द्रवों में जो दाब होता है वो कैसे लगता है, तो मैंने आपको बताया था कि द्रवों में दाब जो है वो सभी दिशाओं में लगता है, क्योंकि द्रव जो होता है उसके जो भी अणु हैं वे क्या करते हैं, रैंडमली मोशन कर सकते हैं, अनियमित गति करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, वे जहाँ भी दीवारों से टकराते हो, चाहे उसके बर्तन के पेंदे से टकराएंगे, तो हर जगह ही जो है वो बल का अनुभव करते हैं और वहाँ प्रेशर वो उत्पन्न करते हैं। फिर द्रव में जो दाब की गणना की जाती है न्यूमेरिकली, अगर आपको अंक जो है मतलब अंकों में गणना करने को बोले कि आप द्रव का दाब निकालिए इस बिंदु पर, तो आप क्या करेंगे, रो जी एच, जो मैंने आप लोगों को रो की वैल्यू, रो क्या था, डेंसिटी था, एच क्या था, ऊंचाई यानी वो गहराई पर कहाँ है बिंदु, और जी यानी कि आपका गुरुत्वीय त्वरण। और अगर वहाँ आप जो है वायुमंडलीय दाब को इंक्लूड कर देते हो तो क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब उसमें ऐड हो जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच उस बिंदु पर प्रेशर हो जाएगा। आज जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, द्रवों में दाब संबंधी जो नियम है उनके ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें जैसे कि देखिए, सबसे पहला जो आता है वो देखिए, वो ये कहता है कि आपने एक ये बर्तन लिया, क्या लिया, बर्तन लिया। अब एक बिंदु है यहाँ ए, एक बिंदु है एक यहाँ बी, एक यहाँ सी, एक यहाँ डी, ठीक है। और इस पूरे में क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है। ये लीजिए, पानी भी ला देते हैं हम, ये लीजिए, यहाँ ये क्या करा है दोस्तों, पानी भरा पड़ा है पूरे में, ये लो, ये भर दिया पानी, पानी भर दिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, P बराबर फॉर्मूला क्या होगा, रो जी एच। तो अब आपको कॉमन सेंस की बात है, देखो भाई, रो है वो तो पानी का है, और डेंसिटी जो है वो तो पूरे पानी के लिए सेम होगी, तो मैं लिख रहा हूँ सेम। जी की वैल्यू सभी के लिए सेम है, पूरे दुनिया के लिए वो तो सेम है, ठीक है। बचा क्या, एच। एच जिसका ज़्यादा उसके लिए वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा, सीधी सी बात है। तो एच किसका ज़्यादा है भाई, देखो, अगर हम जो है यहाँ से मापते हैं, तो अगर जो डी है वो एच है, ए बिंदु की जो डिस्टेंस है वो एच है, तो बी की कितनी हो जाएगी, मान लीजिए एच माइनस एक्स। सी की कितनी हो जाएगी, तो एच माइनस वाई। जेड की कितनी हो जाएगी, एच माइनस जेड, डी की वैल्यू, ठीक है। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, ए की, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा प्रेशर ए पर लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा दाब लगेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दाब कहाँ लगेगा, जो ज़्यादा नीचे होगा या जो ज़्यादा हाइट पर है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ए बिंदु के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अब क्या होता है कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन ना पूछ करके वो पूछते हैं कि यहाँ ये छेद कर दिए जाते हैं और पानी जो है वो ऐसे निकल करके आ रहा है, सपोज करिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन ज़्यादा डिस्टेंस तक पानी को फेंक पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ ज़्यादा दाब होगा वही सबसे ज़्यादा दूर पानी फेंकेगा। तो सबसे ज़्यादा दूर पानी कौन फेंकेगा, ए बिंदु से जो पानी है वो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, ठीक है। बाकी का इससे कम ही आएगा, यानी अंदर की ओर ही आएगा। यहाँ पर ए बिंदु का आ रहा है मान लो, यहाँ बी बिंदु का, यहाँ सी बिंदु का, तो यहाँ डी बिंदु का। ये बात आपको समझनी है, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको दिख रहा होगा।
तो क्या है पहला बिंदु कि द्रव के भीतर, द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर दाब जो है वो स्वतंत्र तल, यानी जहां से आप माप रहे हो, ये जो स्वतंत्र तल हमने मान लिया कि यहां पर है, यहां से इस स्वतंत्र तल से क्या होगा, गहराई के समानुपाती होगा। भाई जहां पर गहराई ज़्यादा वहां उतना ही ज़्यादा दाब होगा, वहां उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच। तो ए के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर, और जहां ज़्यादा प्रेशर है वो ज़्यादा पानी को दूर तक फेंक पाएगा, या उस छेद से पानी बहुत ज़्यादा दूरी तक जाएगा। तो ए बिंदु से जो पानी है वो ज़्यादा दूरी पर आएगा, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर। आप ये कह सकते हो कि जितनी गहराई उतना ज़्यादा प्रेशर, और जितनी गहराई उतनी कम दूरी तक पानी जाएगा, पर उतनी ज़्यादा दूरी पर पानी जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। यही है पहला नियम कि द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, नेक्स्ट नियम जो है वो क्या कहता है? तो नेक्स्ट नियम कहता है कि आप वापस से एक पात्र बनाइए। सबसे पहले ये लो भाई, पात्र बना दिया, ये बना दिया पात्र, ये लो। ठीक है, ये लो, ये पात्र बना दिया, और इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, पानी भर देना है। तो मान लो ये लो, ऐसे ऐसे पानी भी भर दिया। ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे हमने भर दिया है पानी को, ये लो, ये लो पानी भी भर दिया। अब पानी भर दिया तो बात आती है आगे की। तो पानी भरने के बाद क्या होगा कि पानी तो भरा जा चुका है, अब क्या होगा कि इसमें हमने एक बिंदु लिया, ये लो, ये बिंदु जो लिया है पीला पीला, बड़ा करूँ क्या? लो भाई बड़ा, ये लो, दिखाई दे रहा है अच्छे से? ये लो, हमने पीला बिंदु जो लिया है, ये मान लीजिए पानी का बिंदु है। तो इसके ऊपर क्या होगा, सभी डायरेक्शन में जो दाब लगेगा वो बराबर होगा। यानी इसके ऊपर से जो प्रेशर आएगा वो, ये जो नीचे प्रेशर लगाएगा वो, या नीचे से प्रेशर आएगा वो, ये दाई तरफ लगाएगा वो, या दाई ओर से इसकी ओर आने वाला और इस तरफ से आने वाला, यानी चारों ओर से आने वाला जो दाब है वो क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो आप ये लिख सकते हो कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो स्थिर द्रव है, अगर द्रव जो है हिल डुल नहीं रहा है, तो स्थिर द्रव है अगर, तो उसमें किसी भी बिंदु पर, उसके अंतर्गत उपस्थित कोई भी बिंदु लीजिए, उस बिंदु पर प्रत्येक दिशा में जो है बराबर ही दाब लगेगा। ये बात भी आपको समझनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड नियम क्या कहता है कि भाई स्थिर द्रव में एक ही अगर तल में स्थित है सभी बिंदु, तो सभी पर दाब बराबर होगा, उनका आकार कैसा है उससे मतलब नहीं है। जैसे देखिए, हम एक सेकंड मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, डायग्राम बना रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। ये देखिए, और ये बिंदु मान लीजिए ऐसी गोलाई में घूम करके ये आ गया नीचे। ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है, और ये जैसे ही गया ये बन गया ऐसे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब जो है बिंदु अलग अलग बन रहे हैं, उनका हम नामकरण कर देते हैं कि यहाँ जो बिंदु है वो है ए, ये जो बिंदु है वो है बी, और यहाँ बिंदु है सी। अब इनके अंतर्गत हम द्रव भर देते हैं।
ठीक है, द्रव भर देते हैं। ये लो भाई, ये लो, द्रव भर दिया। ठीक है, भर दिया द्रव, अच्छे से द्रव भर गया। अब देखो भाई, द्रव भरने के बाद अब बात आती है कि नियम क्या है। तो नियम ये कहता है कि अगर आपने जो ये द्रव भरा वो एक ही स्तर में, मान लो भाई ये सभी जो ए बी और सी तीनों बिंदु जो है वो एक ही स्तर में है, थोड़े से भी ऊपर नीचे नहीं है, और अगर द्रव स्थिर है तो नियम कहता है कि स्थिर नियम में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब जो है वो समान होगा। तो यहां लिख लीजिए आप, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित, एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ठीक है, तो स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं का दाब जो है वो समान होता है। ये बात आपको याद रखनी है। यानी आपने देखा यहाँ कि देखो 1 2 3 ABC बिंदु जो दिए हैं वो तीनों का ही आकार अलग अलग है। देखो एक तरफ त्रिभुज जैसा बन रहा है थोड़ा सा, एक तरफ सीधी पट्टी का है आयत जैसी, और एक तरफ गोले की तरफ बीच में बना दिया गया आकार है। लेकिन आकार पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि दाब कितना होगा। ABC तीनों बिंदु पर दाब बराबर है, क्योंकि वो एक ही स्थिर रेखा में है और स्थिर द्रव भी है, तो एक ही क्षैतिज तल में स्थित है। उन सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ये बात आपको याद रखनी है, मैं ये ही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो है कई बार पूछे जाते हैं। तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नियम की ओर। फोर्थ नियम क्या कहता है कि किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। और वो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूले में आ रहा है रो। अगर दो द्रव लिए गए, दोनों द्रवों में हाइट सेम है, जी तो हमेशा सेम है, रो अगर दोनों का अलग अलग है तो जिसका रो ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, एक ही स्थिति में होकर भी द्रव अलग अलग है तो फिर घनत्व पर डिपेंड करेगा। तो आप लिख लीजिए कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब, किसका दाब, द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी बिंदु पर जो द्रव है वो दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर गहराई क्या हो जाए दोस्तों, समान हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, गहराई समान है, जी भी समान है, तो फिर रो पर डिपेंड करेगा। ठीक है, रो अगर सेम नहीं है, रो भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो प्रेशर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो बात आती है दोस्तों, वह नेक्स्ट बात आती है आप लोगों के किसके बारे में, तो नेक्स्ट बात आती है कि द्रव दाब से संबंधित पास्कल के नियम। तो आप यहां लिखिए पास्कल के नियम। जिस प्रकार से न्यूटन ने नियम दिए हैं वैसे ही पास्कल ने भी नियम दिए हैं, लेकिन इसने कहाँ दिए हैं, इसी में दिए हैं, द्रवों से संबंधित दिए हैं। तो फर्स्ट रूल आप हिंदी में लिख सकते हैं पास्कल का पहला नियम, पास्कल का प्रथम नियम, लेकिन मैं लिख रहा हूं केवल फर्स्ट रूल। और इसमें आप जो है डेफिनेशन याद रख लीजिए कि यदि गुरुत्वीय, अभी समझाऊंगा क्या कहना चाहता है। ठीक है, गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य, गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो
संतुलन संतुलन की अवस्था संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि गुरुत्वीय प्रभाव अगर जो है नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के प्रत्येक भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब जो है समान होता है। और यदि गुरुत्वीय प्रभाव यानी जी को नगण्य न माना जाए तो समान गहराई पर स्थित सभी बिंदु पर द्रव का दाब समान होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल कहना चाहता है कि अगर आप जो है जी को जीरो मान लो, कैसे वो देखिए, हम पास्कल के नियम में पहला नियम पढ़ रहे हैं कि हमने मान लिया जी इक्वल टू जीरो एक बार और एक बार नॉट इक्वल टू जीरो, तो P बराबर क्या है हमारे पास रो जी एच। तो यहाँ जैसे जीरो माना तो P बराबर क्या आ गया जीरो, और G नॉट इक्वल टू जीरो है तो P इज इक्वल टू कुछ न कुछ G की वैल्यू आएगी और रो और H की भी वैल्यू आएगी। तो आप समझिए कि भाई कहने का मतलब है गुरुत्वीय प्रभाव अगर शून्य हो गया, क्या हो गया, गुरुत्वीय प्रभाव को हमने नगण्य मान लिया यानी शून्य मान लो उसको, तो शून्य मानेंगे तो ये जैसे बीकर है या ये बर्तन है, तो बर्तन में कहीं पर भी बिंदु हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ चाहे यहाँ कहीं पर भी हो, उस सभी बिंदु जो बिंदु है उस प्रत्येक बिंदु पर उसमें उपस्थित द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब जो है वो क्या होगा, समान होगा। लेकिन अगर हमने जी को नगण्य नहीं माना, जी को नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया, तब क्या होगा दोस्तों कि समान गहराई पर स्थित होंगे। मान लीजिए ये ए और बी है, ये समान गहराई पर है, तब तो दाब समान है, वरना समान नहीं होगा। अगर जो ऊपर होगा उस पर कम दाब होगा, जो नीचे होगा उस पर ज़्यादा दाब होगा, सीधी सी बात है। बात समझ में आ गई? तो क्या याद रखना है कि अगर गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य माना जाता है तो प्रत्येक बिंदु पर दाब समान हो जाता है, अगर शून्य नहीं माना जाता है तो समान गहराई पर स्थित ही बिंदुओं का दाब समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट नियम आता है दोस्तों कि पास्कल के नियम सेकंड। ठीक है, तो आप लिख लीजिए सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है पास्कल का? तो सेकंड रूल कहता है पास्कल का कि आपने किसी भी बर्तन में बंद जो द्रव है उसके किसी एक भाग पर, ये मान लीजिए, देखिए बर्तन में बना कर दिखाता हूँ आपको, बड़ा सा बर्तन बनाते हैं, अच्छे से थोड़ा समझ आ जाएगा। ये बड़ा सा बर्तन बनाया, ठीक है, अब यहाँ पर भी एक जो है डिब्बा रखो और एक डिब्बा यहाँ रखो। ठीक है, बात समझ में आई? इसके ऊपर एक न्यूटन, अभी समझ में आएगा सब कुछ, एक न्यूटन बल लग रहा है, इसको ए नाम दिया जा रहा है, इसको बी नाम दिया जा रहा है। यहाँ पर ये क्या है, भार है मान लीजिए, ठीक है, और ये बी बिंदु है मान लिया, और ये हमारा जो है इसको हम दबा रहे हैं ऐसे, सपोज करिए इसके अंतर्गत जो है पूरा द्रव भरा हुआ है, तो द्रव भरा है। अब बात समझने की ये है, पास्कल का नियम कहता है आपने कोई भी एक बर्तन लिया, उसके किसी एक भाग पर आप जो है, देखो हमने क्या करा, ए भाग पर यहाँ पर 1 न्यूटन बल लगाया, तो जो 1 न्यूटन बल आप एक भाग पर लगाओगे, लेकिन क्या होगा, द्रव के द्वारा जो बल आ रहा है उसको पूरे द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से लगाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी 1 न्यूटन लगेगा,
इस भाग पर भी 1 न्यूटन, इस भाग पर भी 1 न्यूटन, इस पर भी 1 न्यूटन, यहाँ पर भी 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, पूरे ही मतलब कि द्रव में 1 न्यूटन बल लगेगा। जबकि आप एक पर्टिकुलर छोटे से भाग पर लगा रहे हो 1 न्यूटन, जहाँ 1 न्यूटन लगाना ईजी है, यहाँ 1 न्यूटन बल लगाना ईजी है, लेकिन ये बड़ा है, यहाँ 1 न्यूटन लगाने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हम 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, पूरे सभी बर्तन की सभी दिशाओं में समान रूप से 1 1 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जो है उस वस्तु को हटा सकते हो जो ज़्यादा भारी हो या जो ज़्यादा बल की ज़रूरत हो। जैसे 1 न्यूटन यहाँ लगा रहे हो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो मैं न्यूमेरिकली करवा देता हूँ पहले। ठीक है, तो ये ए जो है इसके ऊपर 1 न्यूटन तो बल लग रहा है, और इसका एरिया जो है यानी इसका क्षेत्रफल है वो 1/100 मीटर स्क्वायर है। और ये जो बी है इसका एरिया जो है आपके वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है मान लो। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इस भार बी के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, या फिर आपसे पूछा जाए कि एफ ऑफ बी कितना लग रहा है, ये पूछा गया है सपोज करिए। ठीक है, टोटल जो एफ ऑफ बी है वो कितना होगा। आपने क्या करा, 1 न्यूटन का बल लगाया है। क्या करा है, 1 न्यूटन का बल लगाया है। अब 1 न्यूटन के बल पर और एरिया दे रखा है, तो प्रेशर ऑफ ए बिंदु पर प्रेशर क्या होगा, बल 1 न्यूटन बटे एरिया 1/100। इसको जैसे ही सॉल्व करा ये आ गया 100 न्यूटन। ठीक है, क्या आया, ये प्रेशर आ गया ए के ऊपर। ए के ऊपर इतना प्रेशर है, तो मैंने आपको पीछे अभी डेफिनेशन बताई कि किसी भी बर्तन में द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचारित कर दिया जाता है। तो प्रेशर अगर ए पर लग रहा है और बी पर भी जो प्रेशर लगेगा वो तो 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि दोनों समान हाइट पर है। तो ठीक है, तो बी का प्रेशर निकल गया है, एरिया दे रखा है, तो बी पर जो फोर्स लगेगा वो देखिए कितना हो जाएगा, दाब इंटू एरिया। दाब कितना है 100 इंटू 1 कितना आया 100 न्यूटन। तो आपने एक बात समझी, आपने 1 न्यूटन बल लगाया था, लेकिन बी के ऊपर कितना लग रहा है 100 न्यूटन। तो ये चीजें कहाँ काम आती है पता है, देखो आपको छोटी सी आपने 1 न्यूटन लगाया, अब 1 न्यूटन आपका छोटा भाई भी लगा सकता है, और जो 100 न्यूटन जहाँ पर फोर्स की जरूरत है, जहाँ वो आपसे ऊंचा ही नहीं हो सकता, आपने उसको उठा लिया। किसके दम पर, केवल पानी के दम पर, थोड़ा सा पानी भर करके। तो इसी पे बेस्ड, इस नियम पर बेस्ड, सेकंड नियम पर बेस्ड कई ऐसे द्रव चालित जो है यंत्र है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक बल, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक प्रेस होती है, वे सभी इसी नियम पर काम करते हैं। तो सेकंड नियम का जो स्टेटमेंट है वो लिख लीजिए। मैंने डायग्राम के माध्यम से भी समझाया है, लेकिन स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। तो स्टेटमेंट लिखिए, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित किया जाता है। ठीक है, इस नियम पे बेस्ड जो एग्जाम्पल है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आप लोगों के दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक यानी कि पानी वाली। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। ठीक है,
इसी के साथ में दोस्तों अब क्या होता है कि गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये पास्कल के दोनों नियम कंप्लीट हो गए। तो अब आप यहाँ लिख लीजिए कि गलनांक पर दाब का प्रभाव, यानी दाब बढ़ाने पर गलनांक कम होता है या बढ़ता है, ये सब चीज़ें। तो देखिए, जब भी आप किसी वस्तु को गर्म कर रहे हो और गर्म करने पर अगर उसका आयतन बढ़ता है तो आप क्या लिख सकते हैं। देखो, इसको मैं शॉर्टकट में ही जो है एक छोटे से डायग्राम से, कि किसी वस्तु को आप क्या कर रहे हो और गर्म किए जा रहे हो या गर्म हो रही है, तब वस्तु का अगर वॉल्यूम बढ़ता है यानी आयतन बढ़ता है तो दोस्तों क्या होगा कि प्रेशर जब आप उस वस्तु का बढ़ाओगे यानी दाब बढ़ाओगे तो गलनांक जो है आप लोगों के क्या दोस्तों, गलनांक यानी कि आप ये कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु जो है वह भी बढ़ जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन तो ऐसे लिखी जाती है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है वो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, घी, ये सभी। ठीक है, इसके विपरीत अगर गर्म करने पर किसी वस्तु का दाब जो है, आयतन जो है घट जाता है। ये सेकेंड पॉइंट, ये देखो डायरेक्ट लाइन टू लाइन याद रखो। गर्म करने पर वॉल्यूम अगर घट जाता है, जैसे बर्फ़ वगैरह जो है, ठीक है, तो आपके आयतन घट रहा है, तो आप जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे तो गलनांक क्या होगा दोस्तों, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या याद रखना है, किसी वस्तु को हम गर्म कर रहे हैं, अगर उसका आयतन बढ़ रहा है गर्म करने पर तो आपके क्या होगा कि उस वस्तु का प्रेशर बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ेगा। अगर किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका आयतन कम होता है तो प्रेशर बढ़ाने पर गलनांक कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, क्वथनांक। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। ठीक है, तो क्वथनांक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें भी पहला नियम देखो। क्वथनांक में क्या होता है कि अगर आपने सभी द्रवों का क्वथनांक जो है किस पे डिपेंड करता है, उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। जैसे कि आपने वायुमंडलीय दाब अगर जो है उसके ऊपर लग रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसका जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे द्रव है, आपने पानी जो लीजिए एग्जाम्पल, और पानी को आपने क्या करा कि खुले आसमान में रख दिया तो उसके ऊपर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब लगेगा। तो वायुमंडलीय दाब अगर लग रहा है और वायुमंडलीय दाब को आपने जैसे ही बढ़ाया और भी उसके ऊपर अलग से प्रेशर दे करके, तो वैसे ही उसका क्या होगा, क्वथनांक बढ़ने लगेगा। 125 जैसे 100 है तो 100 से 125 होगा, 150 होगा, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें तो सिर्फ एक लाइन लिखेंगे कि सभी द्रवों का, जितने भी द्रव है उन सभी द्रवों का क्वथनांक उनकी खुली सतह यानी सरफेस, तो सतह पर दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो गलनांक पर तो कैसे प्रभाव पड़ेगा, गर्म कर रहे हैं अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ेगा, गर्म कर रहे हैं वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ाने पर गलनांक कम होगा। और जो द्रव है उनको अगर आपने खुली सतह पर रख दिया तो उनका क्वथनांक जो है ऑटोमेटिकली ही दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो इसी के साथ में दोस्तों आपके द्रव जो दाब है उससे संबंधित टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। हमने क्या क्या पढ़ लिया, बल के बारे में पढ़ लिया, बल के जितने भी टाइप्स थे उनके बारे में पढ़ा, फिर दाब के बारे में पूरी डिटेल में बात करी। और अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं गति के बारे में, जो आपके एग्जाम्पल में दे रखी है, आपके सिलेबस में भी दे रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय। आपके भी जो है देखिए अदर एग्जाम्स की जैसे जिस प्रकार से एग्जाम डेट घोषित हो रही है, वैकेंसीज आ रही है, फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो आपके रीट का भी बहुत जल्द जो है देखो प्रक्रिया में है, तो रीट का वैकेंसी कभी भी घोषित की जा सकती है, एग्जाम डेट भी एक साथ ही घोषित कर देंगे, कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए पढ़ाई निरंतर जारी रखो। ठीक है, थैंक यू।